हाय, कैसे हैं आप सब। मैं सूर्य प्रताप सिंह आप सबके साथ आज हम बात करने वाले हैं जियोग्राफी के ऐसे टॉपिक की जो हॉट टॉपिक है, मतलब जिससे यूपीएससी में कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही ज़रूर है। आप कुछ भी देख लो, आप प्रीलिम्स देख लो, मेंस देख लो, आपको कोई ना कोई क्वेश्चन मिलेगा ही ज़रूर। आज हम बात करने वाले हैं जलवायु विज्ञान, मतलब क्लाइमेटोलॉजी की। आज हम क्लाइमेटोलॉजी पढ़ने वाले हैं। उससे पहले मैं सभी बच्चों को बोलना चाहूँगा कि आप जो मेहनत कर रहे हो पूरी डेडिकेटली हमारे साथ जुड़े रहो। हमारा टास्क है 700 दिन। अगर आप 700 दिन 8 घंटे हमारे साथ जुड़े रहते हो, हम कन्फर्मली आपको गारंटी के साथ बोलते हैं कि हाँ, ऐसे लिख के देते हैं कि हाँ, अगर आप इस टास्क को पूरा कर सकते हो तो आपको आईएएस बनने से कोई रोक नहीं सकता। प्रॉपर आईएएस की बात कर रहा हूँ। चलो ठीक है, उससे पहले हम एक चर्चा करते हैं। किसके बारे में हम चर्चा करते हैं? एक मोटिवेशनल स्पीच से अपनी क्लास की शुरुआत करने वाले हैं। पृथ्वी पर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जिसकी समस्या ना हो, और कोई ऐसी समस्या नहीं जिनका समाधान ना हो। मतलब अगर आप चाहो तो आपके लिए कुछ भी कठिन नहीं है, सब आसान है। क्यों? ऐसा क्यों है? चाहे मंजिल कितनी भी ऊंची क्यों न हो, उसके रास्ते हमेशा आपके पैरों के नीचे से ही जाते हैं। एक शायर है उनका, बहुत पुराना शेर है एक, मेरे ध्यान आया है। कुछ नहीं होता जिनके सपनों में जान होती है, कुछ नहीं होता जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, शायद ऐसा करके कुछ है। हौसलों से उड़ान होती है। जीतते वही हैं जिनके सपनों में जान होती है। हाँ, अभी मेरे को ध्यान आया, जीतते वही हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। अगर आप सबका हौसला एकदम डेडिकेटली आप यूपीएससी के लिए लगे हो तो आपका नंबर पड़ने वाला है। जो 2024 की लिस्ट आने वाली है उसमें आपका भी नाम होगा, अगर आप डेडिकेटली लगते हो उस चीज़ के लिए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लाइमेटोलॉजी की। उसमें हमारा जो चैप्टर है, हम आज चर्चा करने वाले हैं वायुमंडल और संगठन और उसकी संरचना। वायुमंडल का संगठन एवं संरचना। वायुमंडल का संगठन, संगठन मतलब वो बना किससे है, उसमें कौन कौन से पार्ट हैं उसके बनने में। संरचना, उसके स्तर क्या क्या हैं, कैसी कैसी उसकी प्रणाली है, उन सब पे चर्चा करने वाले हैं। संगठन का मतलब एक तरीके से अगर हम परिवार की बात करें, आपके परिवार में कौन है, आपके माँ बाप, आपके दादी, आपके दादा, आपकी बहन, आपका भाई, मतलब वो किस किस से मिलकर बना है उसको बोलते हैं संगठन। इसी प्रकार वायुमंडल किन किन चीज़ों से मिलकर बना है उसको हम बोलेंगे संगठन। और ऐसे ही बात करें संरचना की, जैसे आप देखते होंगे आपका स्कूल वगैरह है या आपका जो भी इंस्टीट्यूशन है जिसमें भी आप पढ़ते हो, उसमें ना जैसे सबसे ऊपर डायरेक्टर होगा, उसके नीचे डीन होगा, डीन से नीचे फिर प्रिंसिपल होगा, प्रिंसिपल से बाद फिर उसके बाद टीचर होगा, टीचर के बाद मतलब जो स्टूडेंट है, और जैसे चपरासी भी वगैरह होंगे, उन सब का एक अपना अलग स्तर है, उसको हम बोलते हैं संरचना। तो हम आज बात करने वाले हैं वायुमंडल का संगठन एवं संरचना। सबसे पहले हम बात करते हैं वायुमंडल की। वायुमंडल है क्या? अगर आपके मन में भी सवाल आता होगा, बोल तो दिया वायुमंडल। वायुमंडल असल में क्या, जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के जो चारों तरफ जो एक घेरा है वायु का, उसमें वायु भी है, उसमें आपका धूल के कण भी हैं, और आपका वाटर वेपर भी है, वो सब चीज़ें हैं। वो जो पूरा का पूरा घेरा है उसको हम वायुमंडल बोलते हैं। वायुमंडल मुख्यतः 3 चीज़ों से मिलकर बना है जिनकी हमने अभी चर्चा भी की है। फर्स्ट है हमारा जो वायुमंडल बना है, वो जो फर्स्ट है उसमें वो है गैस। अगर हम गैस की बात करें, गैस भी कई टाइप की हैं, मगर हम मुख्यतः 3 टाइप से पढ़ते हैं। अपरिवर्तनशील गैस, अपरिवर्तनशील गैस, परिवर्तनशील गैस, और उसके बाद निष्क्रिय गैस, मतलब जिन गैसों का किसी के साथ में क्रिया होता ही नहीं है। अगर हम अपरिवर्तनशील गैस की बात करें तो उसमें आती है हमारी कौन कौन सी, जो कभी परिवर्तित नहीं होंगी, जैसे हमारी ऑक्सीजन, जैसे हमारे नाइट्रोजन, और
अपरिवर्तनशील में तो हमने ये बोल दिया, और परिवर्तनशील में क्या है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या, जब हम बात करते हैं औद्योगिकी क्रांति के आसपास की, तो उस टाइम पे क्या था, जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो कम थी। अभी धीरे 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 जैसे हमने जीवाश्म ईंधन जलाया है, फॉसिल फ्यूल से जलाने के बाद जो एमिशन हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड का, उससे क्या हुआ कि हमारे वायुमंडल में बहुत सारा कार्बन जमा हो गया, जिससे टेम्परेचर बढ़ गया। अभी क्या, कार्बन डाइऑक्साइड एक कैसी गैस है, हमने अभी बताया है, कार्बन डाइऑक्साइड एक परिवर्तनशील गैस है। उस टाइम पे वो 0.28 था, अब उसका जो है वो 0.40 है। अभी मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी बढ़ती है, वो एक परिवर्तनशील गैस है। ऐसे ही मेथेन भी परिवर्तनशील गैस है, जो घटती बढ़ती रहती हैं। और निष्क्रिय गैसों में जैसे हमारी ओर्गन होगी, हमारी नियोन होगी, ये सब हमारी निष्क्रिय गैसें हैं। तो मुख्यतः 3 चीज़ों से मिलकर बना है। अब हम बात करते हैं गैसों की। गैसों में सबसे पहले अगर मैं आपको एक चार्ट दिखाऊंगा, ये चार्ट है हमारा, कहाँ पे, ये हम बात करते हैं नाइट्रोजन की। हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन कितनी है, नाइट्रोजन है 78.08 है, ना कि 8, मतलब 78.08 है। ये जो मात्रा है ये नाइट्रोजन की है वायुमंडल में। और जो ऑक्सीजन है, जिसे हम O2 से प्रदर्शित करते हैं, जो इसका सूत्र बोलते हैं या फार्मूला, वो है 20.95। हमारे जो वायुमंडल में है मुख्यतः ये 2 ही गैस हैं जो सबसे अधिक हैं। इनका अगर हम इनको योग करेंगे, जोड़ेंगे, तो ये जा करके बैठेंगी, हाँ, हमारी 99%, मतलब 99% नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। उसके बाद 1% में हमारी ऑर्गन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, नियोन होगी, हीलियम होगी, क्रेप्टोन होगी, जेनन होगी, हाइड्रोजन होगी। ये सब के सब 1% में है। और उस 1% में भी जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है वो चौथे नंबर की गैस है। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एक ग्रीन हाउस गैस भी है, उसके बारे में हम बाद में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गैसों की। वायुमंडल का संगठन। वायुमंडल गैस, जलवाष्प और धूल के कण से मिलके बना है। अगर हम जलवाष्प की बात करें, जलवाष्प को हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी, आर्द्रता। आपने देखा होगा। इसका सोर्स क्या है जलवाष्प का, जलवाष्प का जो सोर्स है सूर्य प्रकाश है। जो श्वसन की प्रक्रिया है, वो जीव जंतु हों या मतलब पेड़ पौधे हों, उनकी जो श्वसन की क्रिया से है वो जलवाष्प निकलता है। और पृथ्वी का 97% जलवाष्प जो एटमॉस्फेयर है उसके 5 किलोमीटर के दायरे में ही पूरा का पूरा मिलता है। और उसके बाद फिर हम बात करते हैं धूल कण की। धूल मतलब डस्ट पार्टिकल। डस्ट पार्टिकल क्या है, आपने सुना होगा PM 2.5 यानी 2.5 या PM10। ये क्या है, माइक्रोन में होता है। उसके साइज के हिसाब से जो भारी तत्व हैं, जैसे कार्बन के तत्व हैं जो वायु में हैं, ये हमेशा कठोर पाए जाते हैं। वो सब के सब डस्ट पार्टिकल हैं। डस्ट पार्टिकल इसके लिए सहायक हैं निर्माण में। अब हम बात करते हैं गैसों की। ऊपर हमने देख लिया है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, ये सब। और आपको एक बात बताऊं, वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन, और जो पृथ्वी की सतह है उस पर सबसे ज़्यादा है ऑक्सीजन, और जो ब्रह्मांड है उसमें सबसे ज़्यादा कौन सी पाई जाती है, हीलियम। आप नोट डाउन कर लेना इसके बारे में। अगर हम नोट डाउन करेंगे तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन वायुमंडल में है। वायुमंडल में नाइट्रोजन क्या काम करता है, डायरेक्टली कोई पौधा उसको यूज तो कर नहीं सकता, मगर जो नाइट्रोजन है ना, एक अक्रियाशील गैस है। अक्रियाशील गैस किसे बोल लेंगे, जो किसी के साथ में क्रिया नहीं करेगी। और ये अग्निशमक भी है, मतलब ये आग जलने में सहायक नहीं है। अगर हम
आपने देखा होगा जो भी हॉस्पिटल वगैरह है या कुछ भी है, उनमें अगर किसी को डायरेक्ट ऑक्सीजन दे दें तो वो क्या है ना, ज्वलनशील गैस के रूप में काम करेगी, वो अंदर तक आदमी को झुलसा देगी, जला देगी। तो हम जो भी हम अंदर खींचते हैं वायु, उसमें भी नाइट्रोजन होती है, उसकी वजह से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर होता है, जिससे हम अंदर से जल नहीं पाते हैं। तो उसका मेन कारण है कि जो नाइट्रोजन है एक ऐसी गैस है जिससे हम आग लगने से, इन सब चीज़ों से बच जाते हैं। वायुमंडल में इनका मिक्सचर है, इसी वजह अगर हम डायरेक्ट कंज्यूम करेंगे ना ऑक्सीजन, तो डायरेक्ट कंज्यूम करने पे क्या होगा, अंदर तक जल जाएंगी। चलो हम बात करते हैं इसकी। देखो नाइट्रोजन ये दिखाया है 78.08, इतना नाइट्रोजन है। उसके बाद फिर आपको दिखाई देगा ऑक्सीजन, और 1% में ये सब है। आपका ऑर्गन भी इसी में ही है, आपका हाइड्रोजन भी इसमें, हीलियम भी इसमें, क्रिप्टॉन भी इसमें, कार्बन डाइऑक्साइड भी, सब इसी में ही है। तो हम बात करते हैं अब जल वाष्प की। उससे पहले हम देखते चलते हैं ये पॉइंट। वायुमंडलीय मौसमी घटनाओं का केंद्र है, वायुमंडल में ही होती हैं जितनी भी मौसमी घटनाएं हैं। और वायुमंडल के भी एक परत आती है एक्सोमंडल, उसमें ही सबसे ज़्यादा घटनाएं होती हैं। वो हम सब आगे पढ़ने वाले हैं। वर्षा के नियमित विवरण को नियंत्रित करना, संचालित करना, सूर्य के अलावा सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें, उल्कापात से, ये सब वायुमंडल का काम है। वायुमंडल ये सब करता है। पृथ्वी का वायुमंडल इसे अन्य ग्रह की तुलना में विशेष स्थिति प्रदान करता है। सपोज करो आपके मन में भी सवाल उठता होगा कि अगर वायुमंडल ना होता तो क्या होता। अगर वायुमंडल ना होता तो शायद जीवन ना होता। वायुमंडल ना होता तो आज आप मेरी वीडियो नहीं देख रहे होते। वायुमंडल ना होता तो शायद हम और आप नहीं होते। तो ये सब वायुमंडल का है, इसके संगठन वगैरह हमने पढ़ लिए। तो अब हम बात करते हैं जल वाष्प की। वाष्पीकरण पादपों की पत्तियों द्वारा वाष्पोत्सर्जन, मृदा तथा जीवों की श्वसन प्रक्रिया से वायुमंडल के स्रोत हैं। ये हमने अभी बात कर ही ली है। जो वाष्पीकरण है वो सूर्य की गर्मी से जो वाष्प निकलती है जमीन से, पानी से, वो सब उसका स्रोत है। और दूसरा है पत्तियों द्वारा। आपने देखा होगा कभी, आप ना पत्ती को ऐसे पन्नी में ऐसे बंद करके उसको क्लोज कर देना, तो आपको देखोगे उसमें ना धीरे 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 1 बूंद, 2 बूंद, 4 बूंद ऐसे इकट्ठा होना स्टार्ट होगी। वो सब वाष्पीकरण के कारण ही होता है। जल वाष्प वायुमंडल में ऊंचाई के साथ घटता है। उसका मेन कारण है कि क्यों घटता है। अभी आपको पता होगा कि हाँ ठीक है, हमने पढ़ लिया है, बहुत सी किताबों में पढ़ा होगा कि जो जल वाष्प है वो वायुमंडल में ऊंचाई के साथ घटता है। मगर क्यों घटता है, कभी क्वेश्चन उठा होगा मन में, ऐसा क्यों है। क्योंकि जैसे वो धीरे 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 ठंडा होगा जल वाष्प, वो संघनित होगा, और संगठित होने के बाद वो उधर तक ही रह जाएगा, वो ऊपर नहीं पहुंच पाएगा। और वो उठता कब है, जब गर्म होता है। वायु अगर गर्म होगी, गर्म होने के साथ 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 वो ऊपर उठता रहेगा। मगर जब भी वो ठंडा होगा, उसकी एक प्रक्रिया होगी, एक लिमिट होगी, उसके बाद वो रुक जाता है। और हमने अभी पीछे बात की है कि 5 किलोमीटर के दायरे में जो जल वाष्प है वो 97% तक मिलता है। बाई चांस कई बार ऐसा हो जाता है कि वाटर वेपर गर्म होने के साथ में गर्म होता 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 हो सकता है वो संताप मंडल वगैरह को भी पार कर दे। जल वाष्प का 90% भाग पृथ्वी की सतह से 5 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक पाया जाता है। किसी में 90 बताते हैं, किसी में 97 बताते हैं। तो मतलब यही है, आप जो ऑथेंटिक डाटा है वो 97 ही है। हम उसकी बात करते हैं। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा में उत्तरोत्तर कमी आ जाती है। ऐसा क्यों, आपके मन में कभी क्वेश्चन उठा होगा कि ऐसा क्यों। विषुवत रेखा से अगर हम ध्रुवों की ओर चलेंगे तो क्या होगा। विषुवत रेखा पे हमेशा सूर्य क्या है, एकदम सीधा पड़ता है, और सीधा पड़ेगा तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा। और टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा तो जल वाष्प भी ज़्यादा ही उठेगा, जल वाष्प ज़्यादा निकलेगा। जब ज़्यादा निकलेगा तो
जाहिर सी बात है वो विषुवत रेखा के आसपास ज़्यादा मिलेगा। और जैसे 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 हम ध्रुवों की साइड जाएंगे तो क्या होता है, सूर्य प्रकाश पूरा न मिलने के कारण, लंबवत न होने के कारण कम पड़ता है, वाष्पोत्सर्जन कम होगा तो जाहिर सी बात है उधर मिलेगा भी कम ही। ये बात समझ में आई आप सब लोगों के? समझ में आई है? ठीक है। अब हम बात करते हैं वायुमंडल में जलवाष्प की सर्वाधिक मात्रा विषुवतीय रेखीय क्षेत्रों में अधिक होती है। वो हमने बता ही दिया कि क्यों होती है, उसका मेन क्या कारण है। अभी क्या है ना, जो समुद्री एरिया होगा, जो विषुवत रेखा के आसपास का एरिया होगा, वहाँ पे 27 डिग्री पे अगर टेम्परेचर गया तो जलवाष्प उड़ना स्टार्ट होगा, जलवाष्प बनना स्टार्ट हो जाएगा। मगर जैसे हम ध्रुवों के साइड जाएंगे, ध्रुवों की साइड में ऐसा नहीं है। जलवाष्प सौर विकिरण तथा पार्थिव विकिरण को अवशोषित भी करता है। हाँ, अभी हम बात करें सौर विकिरण की और पार्थिव विकिरण की। हमने पढ़ा होगा लघु तरंग दैर्घ्य और आपका दीर्घ तरंग दैर्घ्य। तो हम बात करने वाले हैं जलवाष्प और विकिरण, पार्थिव विकिरण को भी अवशोषित करता है। असल में क्या है ना, जब जलवाष्प क्या ग्रीन हाउस जैसे इफेक्ट करता है। हम ग्रीन हाउस भी पढ़ने वाले हैं कि ग्रीन हाउस क्या है, जो पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ा देता है। तो उसी प्रकार से जो जलवाष्प है वो भी एक ग्रीन हाउस गैस के जैसे ही इफेक्ट करता है। मगर इससे दिक्कत क्यों नहीं है, क्योंकि ये ना 1 महीने में 2 महीने में जो जलवाष्प उठता है उसके बाद बारिश के रूप में पृथ्वी पर आ जाता है, तो इससे इतनी ज़्यादा दिक्कत है नहीं। मगर ग्रीन हाउस गैसों से तो काफ़ी ज़्यादा हमें दिक्कत हो। ऐसे जैसे इसने दिया है कि इस प्रकार जलवाष्प एक कंबल की तरह कार्य करता है, जो पृथ्वी को न अधिक गर्म और न ही अधिक ठंडा होने देता है। वो तो ग्रीन हाउस का काम है, वो ऐसे करता ही है। अभी हम बात करते हैं, उल्लेखनीय है कि जलवाष्प को प्राथमिक ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं, बिल्कुल, क्योंकि जलवाष्प की मात्रा धरातल के निकट अधिक है और यह पार्थिव विकिरण के जरिए उत्सर्जित होने वाली ऊष्मा को अवशोषित कर वायुमंडल का तापमान बढ़ाने में भूमिका निभाता है। होता क्या है कि अगर ऐसा ना होता, ग्रीन हाउस इफेक्ट ना होता, जैसे इसमें दिया है कि जलवाष्प गर्म करने के लिए, वो क्या ना, जो पृथ्वी से हमें प्राप्त होती है ऊर्जा और जो विकिरण के रूप में प्राप्त होती है, उसको हमको बोलते हैं लघु तरंग दैर्घ्य। वो आता है, आने के बाद पृथ्वी को गर्म करता है, उसके बाद जैसे ही जाता है तो जो उसकी वेवलेंथ है वो बढ़ जाती है, जिसको हम दीर्घ तरंग दैर्घ्य बोलते हैं। वो क्या होगा, उसको जलवाष्प रोक लेगा कुछ टाइम के लिए, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए। और रोक लेगा तो क्या होगा, पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ेगा। और ऐसे ही ये प्रक्रिया चलते 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 पता नहीं कितने सालों से चल रही है प्रक्रिया, मगर होते 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 आज हमने जो देखना पड़ रहा ग्रीन हाउस इफेक्ट है। हालांकि वो गैसों के बढ़ने से ऐसा है, मगर जलवाष्प भी ये काम करता है, हमने पढ़ा है। अब हम बात करने वाले हैं वायुमंडल की संरचना की हमने बात की। संरचना में, वायुमंडल की संरचना में हम तापमान के आधार पर अगर देखते हैं तो 5 टाइप की परतें पाई जाती हैं वायुमंडल में। जो सबसे पहली है उसको बोलते हैं हम अक्षोभ मंडल, उसके बाद संताप मंडल, संताप मंडल के बाद फिर हम मध्य मंडल की बात करेंगे, मध्य मंडल के बाद फिर हम आयन मंडल की बात करेंगे और बहिर्मंडल की बात करेंगे। मगर होता क्या है जो आयन मंडल है और बहिर्मंडल है वो एक ही संरचना है, मगर उसमें क्या है, उसके 2 पार्ट हैं, एक आयन और एक बहिर। फिर भी हम उनको अलग अलग करके पढ़ते हैं। हम बात करते हैं अक्षोभ मंडल की। उसका नाम अक्षोभ पड़ा क्यों? अक्षोभ का मतलब वो एकदम, मतलब अगर कोई हलचल का होना, एक तरीके से भंवर, एक हवा के ऐसे गूंजना, वो सब की सब को हम विक्षोभ बोलते हैं। और उसी से बना है अक्षोभ मंडल। हम उसकी बात करने वाले हैं अक्षोभ मंडल की। अक्षोभ मंडल में होता क्या है, जितनी भी मौसमी घटनाएं हैं वो सब के सब अक्षोभ मंडल में ही होती हैं। सबसे निचली जो परत है वो अक्षोभ मंडल है। अक्षोभ मंडल की जो परत है वो ध्रुवों की ओर अगर हम बात करें तो 8 किलोमीटर तक है, और
जो विषुवत रेखा है उसमें 18 किलोमीटर है। अगर हम उनकी औसत निकाल लेंगे 18 प्लस 8 हो गया 26, बटे करेंगे 2 तो वो करके होगा 13। जो उसकी औसत ऊंचाई है वो हम 13 किलोमीटर मानते हैं। कई किताबों में लिखा है कि जो 18 से 35 तक, कहीं में लिखा है 12 से लेके 18 तक। तो अलग अलग का अलग अलग है। हम मानते हैं कि 18 किलोमीटर तक हमें अक्षोभ मंडल की जो परत है, सीमा है, जिसको हम क्षोभ सीमा बोलते हैं, वो हमको मिलती है। हमने बात करी थी टेम्परेचर के आधार पे कि जो अक्षोभ सीमा है या अक्षोभ मंडल है या आयन मंडल है या संताप मंडल, मध्य मंडल, बहिर्मंडल, जो भी अपने जितने भी पांचों मंडल है, हमने बात करी थी कि टेम्परेचर के आधार पे ऐसा है कि ये 5 रूपों में हमने डिवाइड किया है। अक्षोभ मंडल में होता क्या है, अक्षोभ मंडल में मेनली जो नीचे की सतह है वो गर्म होती है, नीचे से धीरे 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 वायु गर्म होगी और ऊपर की साइड उठेगी। मगर होता क्या है कि नीचे की साइड अगर टेम्परेचर हमारा ज़्यादा है, 30 डिग्री है, तो जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो हमारा टेम्परेचर क्या होगा, घटेगा। और कितने पे घटेगा और कितने तक घटेगा, 165 मीटर पे हम 1 डिग्री का डिफरेंट मिलता है। अगर हम 165 मीटर ऊपर जाएंगे तो 1 डिग्री कम, फिर उसके बाद 165 मीटर जाएंगे तो ऐसे 1 किलोमीटर अगर हम पहुँचे तो 6.5 डिग्री के आसपास डिफरेंट हमें पता लगता है। तो अक्षोभ मंडल में और जितनी भी मौसमी घटनाएं हैं, भूकंप है, चक्रवात है, ये सब हैं, ये सब के सब हमें कहाँ मिलते हैं, ये सब के सब हमें अक्षोभ मंडल में ही मिलते हैं। और नीचे से ऊपर जाने पर जो टेम्परेचर घटता है, जो हम टेम्परेचर घटता है उस घटना को, इसको हम बोलते हैं सामान्य ह्रास दर। मगर बोल लेंगे कहाँ पे, बस हम इसको ट्रोपोस्फेयर में ही ऐसा बोलते हैं। ट्रोपोस्फेयर मतलब अक्षोभ मंडल, अक्षोभ मंडल में ही हम इसको सामान्य ह्रास दर बोलते हैं। तो उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, उसके बाद हम करते हैं संताप मंडल की। मगर एक चीज़ है इसमें ना, जो मतलब हम मैप बनाते हैं, अभी मेरे पास ऐसा कुछ है नहीं मैप बनाने का जो मैं आपको बना के दिखाता। हाँ, वही है कि जो इस मैप है वो ऐसे करके बनेगा पृथ्वी के जैसे, ऐसे राउंड अप में एक साइड में ध्रुवों की साइड 8 और इधर भी ध्रुवों की साइड 8 और बीच में 18 किलोमीटर का पूरा ऐसे। अगर हम चार्ट की बात करें तो ऐसा करके हमारा चार्ट बनेगा, बीच में 18 किलोमीटर, ध्रुवों पे भी 8, दक्षिणी पे भी और उत्तरी ध्रुव पे भी हमें 8-8 का ऐसे करके दिखाई देगा। उसके बाद फिर हम बात करते हैं संताप मंडल की। हाँ, एक चीज़ और है, जो अक्षोभ मंडल है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मौसमी घटनाओं का रंगमंच। रंगमंच का मतलब, रंगमंच बोल रहे हैं स्टेज को, जहाँ पे कलाकार आएंगे अपनी परफॉर्मेंस दिखाएंगे। तो ऐसे ही जो भी चक्रवात, बारिश, तूफान, आंधी, धूल धमाड़ जो भी आना ना, वो सब का सब हमारा क्षोभ मंडल में होगा। उसके बाद हम बात करते हैं संताप मंडल की। स्ट्रेटोस्फेयर, इसका नाम है संताप मंडल, मगर क्या है इसमें ना, जैसे ही हम प्रवेश करेंगे इसमें जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट होगा। अगर हम बात करें अक्षोभ मंडल की, अक्षोभ मंडल में क्या हो रहा था, अक्षोभ मंडल में जैसे नीचे से ऊपर जा रहे थे तो टेम्परेचर घटना स्टार्ट हो रहा था। और जो 18 किलोमीटर तक हम पहुँचे होंगे तो टेम्परेचर कितने तक जाएगा, -80 डिग्री। ध्रुवों पे देखेंगे तो -45 डिग्री, क्योंकि उधर की साइड कम है। क्या कम है, ऊंचाई कम है अक्षोभ मंडल की, तो इसलिए उधर ध्रुवों की साइड में -45 डिग्री। और जो हम विषुवत रेखा पे देखेंगे तो विषुवत रेखा पे हमें जो दिखाई देगा वो -80 डिग्री। अभी हम संताप मंडल की बात करें, संताप मंडल पृथ्वी की सतह से 50 किलोमीटर तक पाया जाता है, ये 18 किलोमीटर तक पाया जाता है। संताप मंडल में एक हम बात करें जीवनदायिनी एक परत मिलती है जिसको हम बोलते हैं ओजोन परत। वो कहाँ मिलती है, संताप मंडल के अंदर। मगर उससे पहले हम बात कर लें संताप मंडल की। संताप मंडल में जैसे 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 हम ऊपर की साइड जाएंगे तो क्या होगा, जो हमारा टेम्परेचर है वो बढ़ेगा। अब एक चीज़, एक मन में आपके सवाल उठ रहा होगा कि सर एक बात बताओ, जब संताप मंडल में
नाम समताप दिया है, समताप, सम मतलब समान, ताप मतलब तापमान, मगर इसका नाम समताप मंडल क्यों रखा है? जब ऊपर बढ़ने पे टेम्परेचर बढ़ता है, तो जाहिर सी बात है इसका नाम इसलिए रखा है समताप मंडल, क्योंकि यहाँ पे साल भर सर्दी गर्मी कोई सा भी मौसम हो पृथ्वी पे, मगर यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो समान बना रहता है। और एक सबसे बड़ी बात, आपके मन में सवाल आया होगा कि सर संताप मंडल में जो ये टेम्परेचर है ये वापस से बढ़ना स्टार्ट क्यों हो गया? पृथ्वी से ऊपर आया तो घटना स्टार्ट हुआ, और उसके बाद जैसे ही हमने संताप मंडल में प्रवेश किया तो टेम्परेचर वापस बढ़ना स्टार्ट हो गया। तो ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या पाई जाती है, मैंने आपको बताया है, यहाँ पे पाई जाती है ओजोन परत। ओजोन परत बनती कैसे है? सूर्य के प्रकाश के कारण एक परत बनेगी। उसमें क्या होगा? परत बनने में उसका जो हम सूत्र देखते हैं या फॉर्मूला देखते हैं, O3 है। सूर्य प्रकाश और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जब अभिक्रिया करेंगे तो ओजोन का निर्माण करेंगे, और उस ओजोन के निर्माण में क्या होगा, उसको ना एक स्टेज मिलेगी बनने के लिए। उधर क्या, वो परत गर्म होगी, और जैसे 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 गर्म होगी तो वो पूरे मंडल को गर्म कर देगी। तो इसलिए संताप मंडल में हम जब घुसते हैं तो टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट होता है। और संताप मंडल में हमेशा जो 80 डिग्री पे है, अगर हम बात करें, जो पृथ्वी की सतह से 50 किलोमीटर तक है, और जब उसकी सीमा समाप्त होती है, उसकी सीमा को बोलते हैं समताप सीमा। जब समताप सीमा ख़त्म होगी तो क्या होगा, वहाँ का जो टेम्परेचर है वो वापस से 0 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो अक्षोभ मंडल की जो सीमा थी, जिसे हम अक्षोभ सीमा बोलते हैं, वहाँ तक जो टेम्परेचर था वो कितना था? वो टेम्परेचर था हमारा -80 डिग्री। अभी बात करते हैं हम मध्यमंडल की। और एक चीज़, जितने भी हवाई जहाज़ वगैरह हम चलाते हैं वो ओजोन के नीचे समताप मंडल में ही चलाते हैं, मगर हम अक्षोभ मंडल के ऊपर चलाते हैं। हम ओजोन से ऊपर क्यों नहीं चलाएंगे? क्योंकि ओजोन क्या है, हमें नुकसान देगी। अगर हम उससे ऊपर चलाएंगे तो सीधी अल्ट्रावायलेट किरणें पड़ेंगी, जिससे क्या होगा, वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। इसलिए हम ओजोन से नीचे ही, जितने भी आपके प्लेन वगैरह है वो सब नीचे ही चलते हैं। और अभी ओजोन की बात आई है, वैसे तो हम अगले पार्ट में बात करने वाले हैं ओजोन के बारे में, पूरा का पूरा खोल के बात करने वाले हैं कि ओजोन करता क्या है, उसको मापते कैसे हैं, कैसे उसका निर्माण होगा, क्यों उसमें ओजोन छिद्र हो जाते हैं, कौन कौन सी गैसें हैं जो ओजोन के लिए हार्मफुल हैं। वैसे तो हम अलग से बात करने वाले हैं, फिर भी हम अगर बात चली है तो हम यहाँ पे ओजोन के बारे में बता दें। ओजोन क्या है ना, हमें हमारी जो रक्षा करती है अल्ट्रावायलेट से। अल्ट्रावायलेट भी 3 टाइप की होती है, ए, बी और सी। ए से जो अल्ट्रावायलेट है वो अच्छी है, जिससे हमें विटामिन डी मिलती है। बोलते हैं ना कि विटामिन डी मिलती है, वो अल्ट्रावायलेट से ही मिलती है, और वो ए टाइप की से मिलती है। और उसके बाद है बी। जो बी टाइप की अल्ट्रावायलेट हैं वो ख़तरनाक होती हैं शरीर के लिए। वो आपको ईचिंग वगैरह कर देंगी, आपकी कैंसर का कारण भी बन जाएंगी। और जो सी टाइप की हैं वे घातक टाइप हैं, वो कभी आती नहीं है। अगर ओजोन की परत कितनी भी पतली हो जाए तो तब भी वो आएगी नहीं, क्योंकि वो उसको जो डेंजर टाइप की अल्ट्रावायलेट है उनको रोकती है। और हम क्या करते हैं ना, उससे हम क्या करते हैं ना, जब भी हम ओजोन को नापते हैं, हम डोप्सन में नापते हैं। और डोप्सन क्या है, उसकी एक इकाई है, उसके बारे में हम आगे चर्चा करने वाले हैं। तो उससे पहले समताप मंडल में यही चीज़ थी। अब हम बात करते हैं मध्यमंडल की, मीजोस्फीयर। अभी इसमें क्या होगा, इसमें वापस से फिर टेम्परेचर इसमें बढ़ना स्टार्ट होता, तो अब इसमें क्या होगा, टेम्परेचर घटना स्टार्ट होगा। क्यों होगा इसमें घटना स्टार्ट? आपने कभी सोचा कि मध्यमंडल में ऐसा क्या है? क्योंकि वहाँ पे वायु की सघनता बिल्कुल ना के बराबर होती है, और जहाँ वायु की सघनता नहीं होगी तो क्या होगा, बताओ क्या होगा? अगर वायु की सघनता नहीं होगी तो वो वायुमंडल को गर्म नहीं करेगा, क्योंकि वो
पृथ्वी की सतह को ही गर्म करता है। जो सूर्य से लघु तरंग दैर्घ्य आती हैं वो किसी वायुमंडल को गर्म नहीं करती हैं, एक सतह को गर्म करती हैं। मगर वहाँ पे ओजोन परत जो है वो उसको एक परत मिल गई, इसलिए उसको गर्म करती है। तो इसलिए समताप मंडल में वापस से फिर मध्यमंडल में क्या होगा, मेजोस्फीयर में वापस से जो टेम्परेचर है वो घटना स्टार्ट होगा। और इसका जो टेम्परेचर है, इसकी जो सीमा है, हम अगर सीमा की बात करें मध्यमंडल की, इसकी सीमा पृथ्वी से 400 किलोमीटर तक है। और जो इसका टेम्परेचर है वो -100 डिग्री के आसपास हमें मिलता है मध्यमंडल में। और मध्यमंडल में क्या है ना, हमें नोक्टिल्यूसेंट क्लाउड भी मिलते हैं। नोक्टिल्यूसेंट क्लाउड क्या है, अभी हम रात में जैसे कभी ऐसे छत पे सोए होंगे, मगर ये घटना ज़्यादातर ध्रुवों के आसपास मिलती है। हमें क्या ना ऐसे धोले मतलब वाइट वाइट टाइप के बादल ऐसे दिखाई देंगे, मतलब एक तरीके से जैसे रुई के जैसे जैसे कपास होता है ना उस टाइप के ऐसे बादल दिखाई देंगे। वो बादल वहाँ तक पहुँचते कैसे हैं, कभी कभी क्या ना अक्षोभ मंडल में वेपर ज़्यादा गर्म हुआ, गर्म होने के बाद वो संताप मंडल में पहुंचा। संताप मंडल में पहुंचा तो क्या, वहाँ पे तो पहले ही गर्मी है, वो और उसको गर्म करेगा, और गर्म करने के बाद कहाँ पहुंचेगा वो, मध्यमंडल में। मध्यमंडल में जब वो कंडेंसेशन होगा मतलब संघनित होगा तो वो कहाँ जाएगा, वो उधर ही रुक जाएगा, एक अपना एरिया बना लेगा। इसलिए हमको बोलते हैं हम कि रात में चमकने वाले बादल कहाँ मिलते हैं, वो हमें मध्यमंडल में मिलते हैं। मगर इसकी एक अच्छी और बात है, मध्यमंडल में कोई भी उल्का पिंड या उल्कापात अगर होगा तो हमें मध्यमंडल में आते ही उनमें आग लग जाएगी, जिससे क्या होगा ना, वो पृथ्वी की सतह पे पहुंचने से पहले ही राख बन जाएंगे और वो ऐसा नुकसान भी नहीं पहुंचाएंगे। उसकी बात करते हैं तापमंडल की। तापमंडल के दो भाग हैं जिसको हम आयन मंडल और बहिर्मंडल बोलते हैं। आयन मंडल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें आयन पाए जाते हैं। एक लेयर रहती है आयरन आयन की, ABCDE ऐसे करके उनके नाम है। पहले क्या होता था, अब तो हमारे पास सैटेलाइट है, मगर पहले सैटेलाइट नहीं था तो तब भी रेडियो का प्रसारण होता था। रेडियो का प्रसारण होता था तो क्या करते थे, वो कैसे होता था, वो इन आयनों के कारण ही होता था। इसलिए हम इनको आयन मंडल बोलते हैं। जो आयन मंडल की जो परत है, वैसे तो 600, 650, 1000 ऐसे मानते हैं हम, 1600 तक भी मानते हैं, ऐसे कई किताबों में आपको ऐसे देखे हुए लिखे हुए मिल जाएगा। और आयन मंडल में जितने भी हमारे स्पेस स्टेशन वगैरह है वो सब हम आयन मंडल में ही मिलते हैं। और जो इसकी सीमा है ये यहाँ तक है। उसके बाद हम बाह्यमंडल, बाह्यमंडल में आपने देखा हो कुछ किताबों में 10,000 किलोमीटर तक लिखा रहता है कि हाँ बाह्यमंडल है। उसके बाद क्या है, इसमें जो टेम्परेचर रहता है वो 1000 डिग्री तक रहता है और इसमें संघनता ना के बराबर मिलती है। और जो वायुमंडल है ना, वो पूरा का पूरा जो पृथ्वी का वायुमंडल है वो 29 किलोमीटर के 97-98% 29 किलोमीटर के आसपास ही पाया जाता है। अब हम देखते हैं स्लाइड में हमें और भी चीज़ें। देखो ये एक ग्राफ है वायुमंडल का, ये अक्षोभ सीमा की बात करेगा। ये जैसे अब ये जैसे धीरे 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 हम इसको बड़ा करते हैं, क्या होगा, ये एक अक्षोभ सीमा है, ट्रोपोस्फेयर। जैसे 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 हम ऊपर की साइड जाएंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर घटेगा। उसके बाद फिर हम बात करें संताप मंडल की। संताप मंडल में जैसे ही चलेगा तो उसके बाद फिर धीरे 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 बढ़ना स्टार्ट होगा। और संताप सीमा के बाद उसके बाद थोड़ा स्टेट चल रहा है, फिर मध्यमंडल आया। उसके बाद क्या हुआ, इस ग्राफ को चाहे आप लोग बना लेना, ड्रॉ कर लेना, जितना ग्राफ बनाओगे वो आपके लिए अच्छा है, आपको उतना ही ध्यान रहेगा, याद रहेगा। तो जैसे ये मध्यमंडल में प्रवेश किया तो उसके बाद क्या हुआ, मध्यमंडल में टेम्परेचर क्या हुआ, अभी फिर वापस से घटना स्टार्ट हो गया। उसके बाद फिर बहिर्मंडल में वापस बढ़ता 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 ये काफ़ी बढ़ता चला गया। तो ऐसे बढ़ता 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 ऐसा ये बढ़ ही रहा है। देखो जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं, पूरा का पूरा ये एक लेआउट दिया है, ये पूरा का पूरा जो लेआउट है एटमॉस्फेयर का, इतने से इतने किलोमीटर तक, 500 किलोमीटर तक ये दिया है। 7 से लेकर 16 किलोमीटर या 18 किलोमीटर तक अक्षोभ मंडल है। उसके बाद संताप मंडल है 50 किलोमीटर तक, 80 किलोमीटर तक मेजोस्फीयर है मतलब मध्यमंडल है। उसके बाद फिर 500 किलोमीटर तक थर्मोस्फेयर है। थर्मोस्फेयर के दो पार्ट हैं, ये ऐसे ऐसे करके पूरा का पूरा जैसे इसमें दिखा रखा है, ये पूरा का पूरा ये
दिया हुआ है। जैसे ये है, हम अगर बात करें किसकी, समताप मंडल की, ये हमने पूरा का पूरा ऊपर की साइड में हमने बता दिया है कि कैसे क्या, कैसे काम करने वाला है, कैसे चीज़ें होने वाली हैं, वो उसकी सब हमने ऐसे बता दी हैं। ये सब स्लाइड में ऐसा पूरा पूरा दिखा रखा है। ये असल में क्या है ना, मेरे पास अभी जो मेरा लैपटॉप है वो मेरे पास नहीं है, अभी भी मैं बाहर ही हूँ। तो मैंने जो ये वीडियो किया है, ये हमने जो बनाया है, ये हमने बनाया है फ़ोन में। तो फ़ोन में थोड़ा अच्छे से ऐसे चीज़ें हो नहीं पाती हैं। और अभी हम ये दो चार चीज़ें जो हमने की हैं, हम आज संगठन और संरचना इनके बारे में ही बात की है। ये काफ़ी है। देखो इसमें दिखाया है, ये जो भी कुछ है, बारिश इधर ही हो रही है, जो ये बर्फ़ वगैरह पड़ रही है, ये पूरा का पूरा पूरा का पूरा ये ड्रॉ करके दिखाया है। ये दिखाया हुआ है नीचे की साइड, अगर हम बात करें, यहाँ पहाड़ हैं, पर्वत हैं, ये है ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर में ये सारी चीज़ें मिलेंगी। उसके बाद है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में देखो आपने, जैसे ये जेट वगैरह दिख रहे हो, ओजोन सरफेस है ये पूरा का पूरा इसमें दिखाया गया है ड्रॉ करके। ये मीजोस्फेयर है, मीजोस्फेयर में ये ऐसे दिखा रखा है, ऐसे जलता हुआ, ये उल्का पिंड आया, इसमें आग लगी, ये धीरे 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 जल के ऐसे नीचे गिर गया। उसके बाद फिर एग्जोस्फेयर है, ये पूरा का पूरा ऐसे ही करके दिखाया हुआ है, पूरा का पूरा ऐसे बताया हुआ है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, हमने काफ़ी कुछ कर लिया है। फिर अब बात करेंगे हम कल। आज ये जितना भी पढ़ाया है, आप इसका पूरे का पूरे का नोट्स बनाओ। मैं आपको क्वेश्चन जो आज पढ़ाया है इसके ऊपर पूरे के पूरे क्वेश्चन भी देने वाला हूँ। ठीक है, बाय, कल मिलते हैं।